तो हम लोग नेक्स्ट डिवाइस पे चलते हैं और ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स। और रेजिस्टेंस बॉक्स को अगर हम लोग एनालाइज करके देखें तो ये कुछ वुडन बॉक्स होता है और जिसके ऊपर में एक हमारा सॉलिड है ना, इसकी ये जो वुड का पार्ट दिख रहा है ना, इसके अंदर एक मेटालिक स्ट्रिप होता है जो काफी थिक मेटालिक स्ट्रिप होता है। मान लीजिए कि इतना ही बड़ा ये स्ट्रिप है, इतना बड़ा तो नहीं, आप यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये काफी थिक क्यूबाइड टाइप ये स्ट्राइप है जो कि इसके अराउंड सर्कुलेट कर रहा है ना, ऐसे सर्कुलेट कर रहा है। और जो इसका एप्लीकेशन है कि आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं, है ना। आपको एनालिसिस करना है लैब में, तो वेरी कभी 200 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए आपको, कभी 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, कभी 5 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। तो ऐसा रेजिस्टेंस आप हम लोग रन टाइम पे ले सकते हैं, है ना, बिना सर्किट को बदले हुए। जैसे कि आप अगर एक रेजिस्टेंस लेना चाहते हैं तो ऐसे लगा हुआ है सर्किट में, है ना, ऑलरेडी, तो आप इसको वायर को ज्वाइन करोगे ना, है ना, लाओगे कहीं और से रेजिस्टेंस। तो पहले के टाइम की बात है ये, जब हमारा मैंने इतने स्टोरेज वगैरह सही से प्रॉपरली सेफली तरीके से लैब में स्टोरेज नहीं कराया जा सकता था, इतने तरह के रेजिस्टेंस नहीं थे। रेजिस्टेंस तो थे ही थे, मतलब मैंने सेफली, ठीक है ना, पोर्टेबिलिटी की वजह से कि चीजें एक ही जगह हो और बार बार हमें कनेक्शन ना करना पड़े, हम सेलेक्ट बस कर, है ना। तो इसी बॉक्स के ऊपर में सारा रेजिस्टेंस रख दिया गया है। अब बोलोगे रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो बच्चों रेजिस्टेंस आप ये देखिए कि ये यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक ये एक थिक मेटालिक स्ट्रिप है और इसके बीच में पार्टीशन है। आप पार्टीशन देख रहे हैं, ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन है, ऐसा कुछ होता है कि ये हमारा स्ट्राइप है और ये हमारा एक स्ट्राइप है, और ऐसे ही सारे स्ट्राइप हमें दिख रहे हैं, जो कि एक ये है, ये है, ये है, राइट। ये सारे स्ट्राइप, मैंने दो ड्रॉ करे हैं, दो बॉक्स टाइप ड्रॉ करा है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हमारा ये इतने ही थिकनेस का और इतने ही लेंथ का एक हमारा की होता है, जिस की को आप लोग ऐसे देख लें, और इसको मैं ब्लैक कर देता हूं। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मैंने बनाया है, ये एग्जैक्टली ये चीज है बच्चों, ये इसको हम की बोल रहे हैं, ये की, है ना, कोई सा भी एक ले लीजिए। और इसकी का जो दूसरा सेक्शन है ये मेटालिक है, ये वाला सेक्शन मेटालिक है, जो कि एग्जैक्टली उतना ही स्पेस है जितना ये स्पेस है। और जब की को आप क्लोज करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो इसके अंदर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। और ये हमारा नॉन मेटालिक पोर्शन, ये वाला रबर टाइप कुछ दिख रहा है आपको, ये नॉन मेटालिक, ये एग्जैक्टली इसके अंदर घुस जाएगा। जब इसके अंदर घुस जाएगा तो ये कंटिन्यूअस स्ट्राइप बन जाएगा, है ना। तो अभी आप देखेंगे क्योंकि सभी के सभी इंसर्टेड पोजीशन पे है, सारे के सारे की अंदर है,
तो ये बिल्कुल ही एक ऐसा एक वायर होगा, है ना, ऐसे घूमता यहाँ से, ऐसा वायर, ऐसा स्ट्राइप बन गया। जब इसमें से एक की आप हटा लेंगे तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, इस पोर्शन का कनेक्शन इस पोर्शन से खत्म हो गया। जैसे कि आप इसको इसको अगर बाहर खींच लेंगे, इसको अगर हम लोग बाहर खींच लें तो यहां से यहां तक एक स्ट्राइप बन जाएगा और यहां से यहां तक एक स्ट्राइप बन जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए कि तो ये जो थिक वायर है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं कि ऐसा थिक वायर है। इस थिक वायर का रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत कम होगा। इसका जो रेजिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट 0 के आसपास होगा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बहुत ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा है। डन। तो अभी जबकि सारे के सारे की इंसर्टेड पोजीशन पे है, जब हमारे सारे की इंसर्टेड पोजीशन पे है, तो आप ये बताइए कि इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस जो होगा, इस पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, जो कि काफी थिक स्ट्राइप है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा पूरे का? R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है ना, लेंथ के कंपैरिजन में। आपको दिख रहा है कितना बड़ा है, लेकिन एरिया काफी ज्यादा होने की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बच्चों बहुत कम होगा, है ना, मतलब कम होगा इसका रेजिस्टेंस पूरे का, क्योंकि बहुत मोटा हमारा मेटेलिक वायर है। बहुत मोटा मतलब बहुत मोटा, ठीक है। और जितना इसका क्रॉस सेक्शन है ना, उतना ही इसका भी क्रॉस सेक्शन है। और जब इंसर्टेड पोजीशन पे है तो ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस एक वायर है, और सारे सिस्टम का रेजिस्टेंस लगभग 0 के आसपास है। अब 0 मान लीजिए, 0 नहीं होगा, पूरे का 1 ओम होगा, 2 ओम होगा, क्या फर्क पड़ता है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें यहीं पे, जैसे ये वायर दिखाया हूं, यहीं पे हम लोग एक इसके अंदर में एक एक और वायर जोड़ दिया, पतला वायर, बहुत थिन वायर, है ना, बहुत थिन वायर जोड़ के रखा हुआ है। और वो एग्जैक्टली इसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस, जैसे इसके पूरे का रेजिस्टेंस 10 ओम होगा, इस पूरे का रेजिस्टेंस 5 ओम होगा, है ना। माना इसके नीचे में, हर बॉक्स के नीचे में एक रेजिस्टेंस अलग से रखा हुआ है, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 100 ओम, 500 ओम, 1000 ओम, 2000 ओम, 10,000 ओम, ऐसा ऐसा रेजिस्टेंस इसके अंदर में रखा हुआ है। और ये सभी इसके नीचे में, ये सारे रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड है, ये सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आपस में। आप ये देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, ऐसा है, ये वायर से कनेक्टेड है। जो पिंक कलर का दिख रहा है ये हमारा रेजिस्टेंस है, यानी कि आप ये देखिए कि इसका 5 ओम रेजिस्टेंस होगा, इसका 10 ओम रेजिस्टेंस इसके नीचे रखा होगा, इसका 15 ओम, इसका 20 ओम, ऐसे ऐसे 100 ओम, 200 ओम, यानी कि इनफाइनाइट तक रेजिस्टेंस रखा रहता है अंदर में। और जब वो रेजिस्टेंस रखा होता है ना, तो उसके ऊपर में मोटा वायर रहता है, ये स्ट्राइप रहता है। और स्ट्राइप और वो वाला रेजिस्टेंस, स्ट्राइप का रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, और नीचे में जो रेजिस्टेंस है वो बड़ा है, यानी कि वो पैरेलल में आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। तो वो रेजिस्टेंस रखे रहने के बावजूद भी हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ओवरऑल 0 होता है। अब ये तो प्रोसेस था, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सर्किट का कनेक्शन ऐसे करते हैं, यहाँ से कनेक्ट करते हैं सर्किट को सिर्फ रेजिस्टेंस पाने के लिए, क्योंकि सर्किट को तो कैसे न कैसे कनेक्ट करोगे ना, तो यहाँ से ऐसे कनेक्शन बनाओगे, एक बैटरी होगा और ये रेजिस्टेंस हमारा आ गया, है ना, ये बैटरी हो गया, इसके एक नोब को इससे कनेक्ट कर दीजिए, दूसरे नोब को इससे कनेक्ट कर दीजिए। अब यानी कि इसके बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस आ गया, इसके बीच में,
और कौन सा रेजिस्टेंस आया, अभी तो 0 का आया है, क्योंकि सारे के सारे की जो है वो इंसर्टेड पोजीशन, तो हमारा रेजिस्टेंस 0 है सर्किट लगभग। डन। अब देखिए कि हमें रेजिस्टेंस लाना है 10 ओम, हमें रेजिस्टेंस लाना है या 50 ओम हमें लाना है, और ये है हमारा 5 ओम, ये है हमारा 10 ओम, ये है हमारा 20 ओम, ये है हमारा 40 ओम, ये है हमारा मान लीजिए 50 ओम, मानते हैं ये वाला 50 ओम है। अब 50 ओम है तो इसके अंदर में ये वाला जो पिंक वाला जो रेजिस्टेंस है वो रखा हुआ है अंदर में। अब इसको आप खोल लेते हो, जैसे ही इसको खोलते हो ना, इसको की को बाहर निकाल देते हो, ऐसे पोजीशन पे ला देते हो, तो ऐसे खोलने पे ये 15 ओम वाला जो रजिस्टर है ना, ये एक्टिव हो जाता है, क्योंकि 15 के पैरेलल में कुछ भी नहीं है, पहले तो 0 था इसलिए 0 हो रहा था, तो ये बिल्कुल 15 ओम का रजिस्टर बनेगा 50, बाकी हर जगह का 0, इसका 50, जिसको खोला हो 50। आप 100 वाले को खोलना चाहते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 200 वाला है, इसको खोलिए तो 200 का रेजिस्टेंस आया, यानी कि ये खुले हुए पोजीशन पे पूरा का पूरा ये रेजिस्टेंस जो है वो 200 है, क्योंकि बाकी 0, लेकिन सर्किट कनेक्टेड है वायर से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है सारे अंदर में वायर से कनेक्टेड। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए यूज होता है, रेजिस्टेंस सिलेक्शन के लिए यूज होता है, रेजिस्टेंस सिलेक्शन के लिए यूज होता है। आपको अगर 50 का ये है और 10 का यहाँ पे चाहिए, मान लीजिए 10 यहाँ पे है, तो इसको भी खोल दीजिए, इसको भी निकाल दीजिए, इसको भी निकाल दीजिए, तो 50 और 10 60 हो गए। 65 चाहिए तो इसको भी खोल दीजिए, 500 265 चाहिए, 565 चाहिए तो 500 वाला खोल दीजिए, 65 यहाँ पे आ गया था। तो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस सेलेक्ट करने का बस एक मैंने एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से आप वेरिएबल रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हो रन टाइम में। तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गया। अब जैसे हमारा रेजिस्टेंस होता है वैसे ही एग्जैक्टली यही काम, ये पुराने समय की बात था, आजकल हमारा रियोस्टैट होता है, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, रियोस्टैट होता है। मेरे पास डायग्राम नहीं है, मैं सोच रहा था डायग्राम ले लूं, लेकिन नहीं है तो दिखा देता आपको। यहाँ पे भी आप वेरिएबल रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक एंड होता है, एक सिलेंड्रिकल हमारा वायर होता है जिसपे कई तरह के जिसपे वायर के कई लूप वाइंडेड होता है ऐसे थिन वायर का, और इसमें एक ओपनिंग होता है बी जिससे कनेक्ट कर सकते हो, एक रहता है ए, और यहाँ पे एक एंड होता है हमारा यहाँ से सी, और यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना, याद रखने की जरूरत है, एक स्लाइडिंग वायर होता है जिसपे हमारा एक ये जॉकी जो है ये स्लाइड करता रहता है, जिसकी वजह से वेरिएबल रेजिस्टेंस सेलेक्ट होते रहते हैं। तो आप ये मान लीजिए जैसे हमारा पोस्ट बॉक्स में आप वेरिएबल रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हो, जॉकी में एक कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर लिया ना, तो आप 10 सेलेक्ट करोगे, 7 नहीं सेलेक्ट कर सकते रेजिस्टेंस बॉक्स में, लेकिन यहाँ पे 7 भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं रियोस्टैट, क्योंकि यहाँ पे तो जो पहले से फिक्स है वही है। जैसे 5 है 10 है तो 5 और 10 के बीच का कोई रेजिस्टेंस आप सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, है ना, लेकिन यहाँ पे हम रफली कंटिन्यूअस रेंज का रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आजकल रियोस्टैट जो है वो यूज में आता है। ठीक है, अब हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ते हैं। देखिए अगेन मीटर ब्रिज, ये बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। आपको ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करने हैं, इसके प्रिंसिपल लिखने हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो मैं लिख देता हूं, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक अगेन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज है तो यहाँ पे कोई ना कोई 4 रेजिस्टेंस होना चाहिए, और आप इसके बारे में लिखोगे कि मीटर ब्रिज क्या काम करता है। मीटर ब्रिज का इंट्रोडक्शन लिख दोगे। मीटर ब्रिज का इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे कि लिखोगे मीटर ब्रिज में 1 मीटर का एक कंडक्टिंग वायर होता है, वो जो वायर है बच्चों वो ये दिख रहा है, ये 1 मीटर का है ना, ये 1 मीटर का एक कंडक्टिंग वायर है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो आप लिखोगे मीटर ब्रिज सिंपली इज वायर कंडक्टिंग वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ, है ना। फिर एक गैल्वेनोमीटर का यूज करता है ना, इट हैज 1 गैल्वेनोमीटर। फिर यहाँ पे एक जॉकी होता है ये जे, जो कि इस पे स्लाइड कर सकता है, एंड यहाँ पे एक नोन रेजिस्टेंस होता है और एक अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो 1 2 गैल्वेनोमीटर के बारे में, ये जॉकी के बारे में, और ये मीटर ब्रिज के बारे में। तो 1 2 3 4 5 चीज आपको लिखना पड़ेगा, ये क्या होता है, कि इट कंसिस्ट ऑफ दिस 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 दिस, एंड फिर वहीं पे यूज लिख देना है कि इसका यूज क्या होता है। तो इसका यूज होता है टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, है ना, इट कैन मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। आपको कोई रेजिस्टेंस करना है तो आप इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे इसके और इसके बीच में कनेक्ट कर दीजिए। ये कोई ऐसे ही ऊपर से दिखाना है कनेक्शन, आप ऐसे कनेक्ट ऊपर से बनाइए, आप ऐसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आप इस टर्मिनल के बीच में, ये हमारा नोन रेजिस्टेंस रहता है 5 ओम 10 ओम 15 ओम का, जितना भी मर्जी है आप रख लीजिए, और ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस होता है।
तो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल जाता है। तो इसका यूज आप लिख देना कि यूज या एप्लीकेशन क्या है, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। इसमें क्या क्या गिवन होता है वो पहले लिख दिया कि एक 1 मीटर का कंडक्टिंग वायर होता है, एक नॉन रेजिस्टेंस वायर होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, एक जॉकी होता है जो कि स्लाइड कर रहा होता है वायर पे। तो ये सब तो पहले ही लिख दिया, फिर प्रिंसिपल, फिर यूज। अब देखिए कि इसका जो हमारा जो वर्किंग है, इस वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पूरे वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये 1 मीटर का वायर है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी आप मान लीजिए कि कैपिटल आर है, तो इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना हो गया? ये यूनिफॉर्म है तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इस वायर का कितना हो गया बच्चों? आर, है ना, आर बाय 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर का ही है तो इसको हम लोग लिख देते हैं आर बाय 1। या आप सेंटीमीटर में लोगे तो आर बाय 100, है ना, इसको आप कह लीजिए आर, इसका यूनिट क्या होगा? ओम पर सेंटीमीटर। आर बाय 100 को स्मॉल आर कह दीजिए। तो ये 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आ गया। 100 सेंटीमीटर का वायर है तो इसका रेजिस्टेंस आर इंटू 100 हो जाएगा, स्मॉल आर इंटू 100 यानी कि कैपिटल आर। समझ में आ गया? यूनिफॉर्म वायर है तो कोई सा भी 1 सेंटीमीटर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस सेम ही आएगा। अब हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ से इसके बीच से और रेजिस्टेंस, एक अननोन रेजिस्टेंस ये है, ये एक नॉन रेजिस्टेंस है, और इस वायर का हमारा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि मोटा वायर है तो निग्लिजिबल मान लीजिए। लेकिन हमारा ये पतला वायर है और इसका रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस हम निग्लिजिबल लेते हैं, निग्लिजिबल नहीं सिग्निफिकेंट लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस हम लोग निग्लिजिबल ले रहे हैं। अब हमने एक गैल्वेनोमीटर इससे कनेक्ट कर दिया। आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर से करंट पास करता है ना। और आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था कि जब आपने इस पॉइंट से इसको जॉकी को इस पॉइंट पे कनेक्ट करा तो एक सर्किट बनता जाता है, सर्किट को डिवाइड करता जाता है। जैसे ये जॉकी मान लीजिए इस एंड पे रहा, यहाँ पे रहता है, 2 पार्ट में सर्किट डिवाइड है ना। ये सर्किट कैसा बन रहा है? सर्किट ऐसा बन रहा है जैसा आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा था। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्स, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे L1 लेंथ के लिए यानी कि L1 इंटू आर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 माइनस L इंटू आर क्योंकि 1 मीटर का है, या आप 100 कर लीजिए, 100 माइनस L इंटू आर, ये जो बचा हुआ लेंथ है ये लेंथ L हो गया तो ये 100 माइनस L हो गया। और यहाँ पे एक आप गैल्वेनोमीटर लगा देते हो, और आपने गैल्वेनोमीटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा, उसको RG बोल लीजिए। अब देखेंगे कि जब x अपॉन L1 R हो जाएगा इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस L इंटू आर हो जाएगा, और L जो है हमारा सेंटीमीटर में है, तो इस केस में हमारा गैल्वेनोमीटर से किसी भी तरह का करंट नहीं जाएगा। वो आपको याद है व्हीटस्टोन ब्रिज में, इससे होकर करंट की वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस है, यानी कि इससे करंट नहीं जा रहा, सॉरी बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब हो गया इससे करंट नहीं जा रहा है, यानी गैल्वेनोमीटर से जब करंट होगा तो हमारा ब्रिज जो होगा बैलेंस होगा और हमारा ये प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, है ना, इस रिलेशन को फॉलो करेगा। तो आप इस जॉकी को, इस जे जो है इसको आप खिसकाते रहिए इधर, जहां पे सफिशिएंट ये रेशियो L1 और R, L1 सफिशिएंट मिल जाता है तो वहां पे करंट 0 हो जाता है। L1 सफिशिएंट मिलना मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस एक फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाता है। यानी उस पॉइंट पे आप रोक लीजिए। यहाँ पे आपने घुमाना शुरू करा है इसको, जॉकी को धीरे धीरे इधर मूव करवा रहे हैं। यहाँ पे आके दिखाई दिया कि गैल्वेनोमीटर से 0 करंट, बाकी हर एक टाइम गैल्वेनोमीटर से करंट होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, हर एक पोजीशन पे गैल्वेनोमीटर से करंट होगा। सिर्फ इस वायर पे एक ही पोजीशन से गैल्वेनोमीटर पे करंट दिया होगा, वो पोजीशन मान लीजिए ये है, तो आप ये लेंथ नोट कर लीजिए L1, और ये लेंथ नोट कीजिए 100 माइनस L। तो रेजिस्टेंस स्मॉल r है, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो L सेंटीमीटर का लेंथ हो जाएगा L इंटू स्मॉल r। और आपको पता चल गया कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है हमारा बैलेंस हो गया है। बहुत सिंपल है कि आप गैल्वेनोमीटर के हेल्प से करंट 0 पता कर लेते हो, वो लेंथ रिकॉर्ड कर लेते हो, और वही लेंथ हमें काम है, और तो कुछ काम नहीं। ये R से R तो कैंसिल हो जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए R से R कैंसिल हो गया, यानी कि अल्टीमेटली क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R अपॉन R इंटू L अपॉन 100 माइनस L। हम यहाँ पे ये जो 100 इसलिए क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर का वायर है। अगर 200 सेंटीमीटर का वायर आता तो 200 आता, 50 सेंटीमीटर का वायर होता तो 50 आता, लेकिन मीटर ब्रिज है तो 1 मीटर का ही वायर होता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप 1 मीटर का ही रखो। तो ये बात हम सबको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल्स भी इस पे बहुत सिंपल है। जनरली लेंथ पूछता है, अननोन रेजिस्टेंस और नॉन रेजिस्टेंस दोनों ही गिवन होगा। लेंथ पूछेगा कहाँ पे बैलेंस करता है, या लेंथ गिवन होगा, नॉन रेजिस्टेंस गिवन होगा, अननोन रेजिस्टेंस पूछा जाएगा। बहुत सिंपल है। हम लोग बच्चों इसी मीटर ब्रिज का एक और वर्जन देखते हैं, जिसमें इस वायर का एवी का जो है लेंथ तो 1 मीटर ही है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस जो है ना, वो रेजिस्टिविटी जो है पूरे वायर का कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है। और रेजिस्टिविटी कितना बढ़ रहा है, मान लीजिए रेजिस्टिविटी कुछ ऐसा बढ़ रहा है, कुछ वेरिएबल ले लीजिए 1 + x, यानी कि यहाँ से x मेजर हो रहा है। अगर x की वैल्यू 0 है तो रेजिस्टिविटी 1 है ना। और आपने ऐसा ही करा कि
ये चीजें हमारा बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर हमारा बैलेंस यहाँ पे कर रहा है। आपको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे R1, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस R2 निकालो, तो क्या हो जाएगा पिस्टन ब्रिज? पिस्टन ब्रिज हो जाएगा R1 अपॉन X इज इक्वल टू R2 अपॉन R, है ना। अब R1 कैसे निकालोगे? R1 निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू dx, है ना, रो इंटू dx क्या होता है, रो L बाई A, जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, है ना। और कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 से लेकर के जो आपका L दिया है, ये तो एक्सपेरिमेंट से L मेजर होगा, L तक, और अपॉन हमारा अननोन रेजिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू R2, R2 कहाँ से कहाँ तक चलेगा? L से लेकर के 100 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा? रो इंटू dx अपॉन A। ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है हमारा वायर का, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है ना। लेकिन रो वेरिएबल है, तो इसका इंटीग्रेशन करके निकाल दीजिए, इससे पता चल जाएगा कि हमारा अननोन रेजिस्टेंस x क्या है। तो अननोन रेजिस्टेंस x इज इक्वल टू R इंटू 0 टू L, रो जो कुछ भी है, रो है 1 प्लस x इंटू dx, है ना, अपॉन L टू 100 इंटू 1 प्लस x इंटू dx, है ना। 100 नहीं लेकर के 1 भी ले सकते हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, L मीटर में आ जाएगा तो बढ़िया, अब 1 ले, तो ये मीटर में आंसर है। तो इस तरह से भी चीज कर सकते हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप बुक्स वगैरह में, लेकिन ऐसा आ गया कभी तो आप कर सकते हैं। तो ये बात हमको देखिए, हमारा मीटर ब्रिज जो है ये 1 मीटर लेंथ का नहीं है, क्योंकि आप 1 मीटर एग्जैक्टली लेंथ लेंगे तो आपको इस एंड पे थोड़ा बांधना भी है, हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके साथ इसको बांधने में भी थोड़ा सा लेंथ यूज होगा, थोड़ा सा लेंथ यूज होगा। तो एक्चुअल में जो मीटर ब्रिज का लेंथ होता है 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा होता है, जो कि इस एंड पे थोड़ा रैप करना पड़ता है और इस एंड पे थोड़ा सा रैप करना पड़ता है ना। आप बोलोगे हम तो हुक लगा देंगे, लेकिन हुक भी लगाओगे तभी भी तो कुछ ना हुक तो बनाना ही पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ लेंथ इसका 100 प्लस हो जाता है। तो मान लेते हैं इस एंड पे जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो हमारा ए है, एक्स्ट्रा लेंथ ए, और इस एंड पे जो एक्स्ट्रा लेंथ है, लेंथ हमारा बी है। ये बात समझ में आ गया? तो हम लोग इसको एक्चुअल में लेंथ, अब जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस हमारा यानी कि x1 प्लस ए, सॉरी L प्लस ए लेंथ के लिए होगा, इस साइड, उस साइड होगा 100 माइनस L प्लस बी लेंथ के लिए रेजिस्टेंस। तो आप क्या करें कि एक बार कनेक्शन को ऐसे रहने दें और आप लिखें x अपॉन L प्लस ए इज इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस L प्लस बी, ठीक है। और ये आप L नोट कर लोगे, L तो आपको पता चल जाएगा एक्सपेरिमेंट से कि कहाँ पे नल पॉइंटर 0, नल पॉइंटर है, नल पॉइंटर बोला जाता है कि जब आप इसको मूव करा रहे हो जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होता है उसको हम नल पॉइंट बोलते हैं, है ना, नल पॉइंट, ये जो हमारा है नल पॉइंट, नल पॉइंट, ठीक है। तो नल पॉइंट रिकॉर्ड कर लोगे तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आपके बाद L नहीं होगा, L प्लस ए होगा, लेफ्ट हैंड साइड का रेजिस्टेंस, लेफ्ट हैंड मैं बोला हूँ इसका रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये लेंथ L नहीं रहा, L प्लस ए हो गया, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गया। अब क्या करो आप कि इसको बदल दीजिए, अब R को यहाँ पे लगा दीजिए और X को यहाँ पे लगा दीजिए, R और X को एक्सचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ when X and R is exchanged with each other, हम R और X को एक्सचेंज कर देते हैं। जब एक्सचेंज करेंगे तब क्या केस आएगा? तब आएगा हमारा R अपॉन L प्लस ए इज इक्वल टू X अपॉन 100 माइनस, अब के बाद L नहीं आएगा बच्चों, ये L1 आएगा, ये यहाँ का L1 आएगा, यहाँ का L2 आएगा, L2 100 माइनस L2 प्लस बी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। और L1 L2 तो आपको मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि नल पॉइंटर जहाँ पे मिलेगा उसको L लोगे, दूसरे बार में एक्सचेंज करके L2 रिकॉर्ड करो। तो आपके पास क्या पता है? R पता है, ठीक है, R पता है, X तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, L1 आपको पता ही है। अब डिवाइड भी कर देते हो, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए जैसे भी करना है, R तो नोन ही है, X, तो इससे आपका A और B दो वेरिएबल है, L1 पता चल जाएगा, आपका L2 पता चल जाएगा कि दोनों साइड का करेक्शन क्या है, ठीक है। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप, और ये हमें, ये तो डन हो गया, और नहीं इसमें बच्चों अननोन रेजिस्टेंस नहीं लेना पड़ेगा, इसमें हमारे दोनों नॉन रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा तभी हो सकता है, यानी कि ये R1 ये R2 ये नॉन रेजिस्टेंस ही लेना पड़ेगा, वरना तो एक वेरिएबल और आ गया। तो यहाँ पे आप एंड करेक्शन करते समय आपको दोनों रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, और जब एक बार करेक्शन पता चल गया तो फिर आप उसके बाद अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि एंड एक्चुअल लेंथ आपको पता चल गया, एक्चुअल लेंथ 100 सेंटीमीटर नहीं है, एक्चुअल लेंथ 100 प्लस समथिंग सेंटीमीटर, तो इस केस में आपको नॉन रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, दोनों ही रेजिस्टेंस हमारा नॉन होना चाहिए। R1 R2 हमें दोनों नोन है, हमारे पास अननोन है A और B, और जब A और B आ जाएगा
ए और बी हमारा मीटर ब्रिज के लिए एक कांस्टेंट है ए और बी, जो कि एंड करेक्शन है। एंड करेक्शन आ जाने के बाद आप अननोन रेजिस्टेंस इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। किस फॉर्मूला से? इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो, सेम फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला से। लेकिन अब की बार वहां पे एक्स हो। पहली बार दो रेजिस्टेंस निकालोगे, लोगे R1 R2, इससे एंड करेक्शन निकालोगे ए और बी, और फिर बाद में आप ए और बी जब पता चल गया है तो यहाँ पे पहले ही पता चल जाएगा, जितना भी व्हिटस्टोन ब्रिज लेंथ शो करेगा उसमें ए ऐड कर दोगे। जितना समझ में आ गया ना? तो ये व्हिटस्टोन ब्रिज जितना लेंथ शो करेगा, नल पॉइंटर जहाँ पे होगा एल, उसमें आप ए, आपका ए और बी कांस्टेंट है, जो कि मीटर ब्रिज का कांस्टेंट है, जो कि उसमें जो रैप करा गया है दोनों एंड पे वायर, उसके वजह से आ गया। तो पहली बार में आप ए और बी निकालोगे। अगर बोलेगा कि मीटर ब्रिज में एरर है तो सबसे पहले आप ए और बी निकालोगे। ए और बी निकल गया तो जब भी फिर आप इस वाले फॉर्मूला पे चले जाओगे, इस वाले फॉर्मूला पे। लेकिन ये वाला फॉर्मूला में आपका जो एल होगा ना, वो एल प्लस ए करके ऐड करोगे, फिर 100 प्लस बी माइनस एल करके करोगे, तो आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगा। लेकिन एक्स की वैल्यू तभी आएगा जब आपका ए और बी निकलेगा। तो इन जनरली हमारा इस तरह की चीज तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछता है, वरना स्कूल में तो सिंपली ये वाला वर्जन चलता है। दोनों में अंतर क्या है? कोई यहाँ पे 100 प्लस ए, यहाँ पे यानी कि 100 प्लस ए प्लस बी आ गया। ये तो निकालना पड़ेगा ना इंस्ट्रूमेंट का ये कितना है। तो जब आपका नल पॉइंटर एक्सपेरिमेंट करोगे तो नल पॉइंटर तो आपका ये देगा, यानी कि ये लेंथ देगा। एक्चुअल में हमारा एल प्लस ए लेंथ होगा, और ये होगा 100 प्लस बी माइनस एल होगा। एक्सपेरिमेंट तो आपको सिर्फ सिंपली नल पॉइंट देगा, यानी कि ये वाला लेंथ देगा। एक्सपेरिमेंट से क्या करोगे आप? इसको खिसकाते जा रहे हो, आपको जहां पे नल पॉइंट मिल जाता है उस लेंथ को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो लेंथ तो एक्चुअल में इतना है, इतना का ही रेजिस्टेंस थोड़ी होगा, ये जो एक्स्ट्रा है इसका भी तो रेजिस्टेंस होगा। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। जिस क्वेश्चन में हमारा एक स्लॉट में हमने एक 1 मिलीमीटर डायमीटर का 31.4 सेंटीमीटर का एक रेजिस्टेंस रखा, और स्लॉट बी में हमने 300 ओम का रेजिस्टेंस रखा, ठीक है ना। अब अनकंडीशन एजे जो है दैट इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर केप्ट इन फर्स्ट स्लॉट, जो कि इस स्लॉट में रखा गया है। ये लेंथ हमारा 75 दिया हुआ है। तो कैसे निकलेगा? 300 अपॉन आर, बैलेंस्ड कंडीशन में 300 अपॉन आर, और 300 के साइड से 25 है अपॉन 75 हो जाएगा। तो इससे बच्चों हमारा आर की वैल्यू पता चल गया। आर की वैल्यू हो गया 900 ओम। जब आर 900 ओम आ गया तो आर इज इक्वल टू आपको पता है रो इंटू एल बाई ए। सो दिस इम्प्लाइज दैट रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर इंटू ए बाई एल। रेजिस्टेंस आपको पता ही है 900, ए पता ही है आपको पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4, तो 1 मिलीमीटर हो गया, तो 1 इंटू 10⁻³ इंटू 1 इंटू 10⁻³ पाई डी स्क्वायर बाय 4 हमारा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है। पाई आर स्क्वायर होता है लेकिन पाई डी स्क्वायर बाय 4 हो जाता है, और अपॉन 31.4 सेंटीमीटर लेंथ है इंटू 10⁻² कर लीजिए। तो ये हमारा इससे करके 10 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, और ये हमारा 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये रेजिस्टिविटी आ गया रो इज इक्वल टू 9/4 इंटू 10⁻³ ओम मीटर, या जो भी यूनिट होता है। डन, बहुत सिंपल ही है। तो कुछ भी नहीं होता है, मैंने इस तरह के क्वेश्चन देखने में लगते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन होता बहुत ही सिंपल है। अब मीटर ब्रिज ही नहीं पता रहेगा, उसकी प्रिंसिपल ही नहीं पता होगा, तो हम कैसे करेंगे फिर? तो ये बोर्ड में बताओ, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन में तो मेडिकल में ही आता है बस, है ना, इंजीनियरिंग में तो नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, इसमें ज्यादा हमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको असाइनमेंट मिलेगा, उससे हो जाएगा। चलिए, है ना। तो जो पुराने टाइम थे उसमें जनरली टेलीफोन पोस्ट ऑफिस में ही रहा करता था, तो वहां पे इसका यूज होता था। आजकल तो जस्ट लैब में यूज होता है इसका, और कहीं भी नहीं यूज होता है। तो ये भी हमारा व्हिटस्टोन ब्रिज ही है ना, ये भी हमारा व्हिटस्टोन ब्रिज ही है। तो यानी कि ये दो चीज का कॉम्बिनेशन है, एक पोस्ट बॉक्स जो बताया था, और एक व्हिटस्टोन ब्रिज, है ना। तो आपको पोस्ट बॉक्स तो बता ही रखा हूँ कि सर्किट का हम लोग रेजिस्टेंस वेरिएबल रख करके और हम लोग अननोन रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 3 स्लॉट है ना, 3 स्लॉट है यहाँ पे, जिसका कि रेजिस्टेंस 10, कहाँ लिख दूं क्या यहाँ पे? पिंक तो चल नहीं रहा, ग्रीन ही लिखना पड़ेगा। ये 10 ओम, ये 100 ओम, और ये 1000 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस है। 3 कौन कौन सा? 1 2 3, और ये फर्स्ट रो में लगे हुए हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक। और इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे 3 लगे हुए हैं, ये 10 100 और 1000 ओम का। ओम नहीं लिख रहा हूँ इसके बाद,
और ये हमारा, यहां से हम R1 सेलेक्ट करते हैं, यहां से हम R1 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग R2 सेलेक्ट करते हैं। डन। अब अगर यानी कि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस हमें सेलेक्ट करने होते हैं, एक, और इसका कनेक्शन यहाँ से होता है, दिख रहा है। सिमिलरली इसका कनेक्शन एक यहाँ से होता है, ठीक है, और ये एक कनेक्शन यहाँ से होता है, यानी कि R2 कनेक्शन कनेक्टेड होता है इसके और इसके बीच में, R1 कनेक्टेड होता है इसके और इसके बीच में, और 2 कनेक्शन इसके नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये और ये जो कि दिख नहीं रहा है वो नीचे से कनेक्टेड होता है ना, ये जो चीज है ये नीचे से कनेक्टेड होता है, माने इस बॉक्स के नीचे से। और एक कनेक्शन हमारा यहाँ भी दिया हुआ है, इसका भी यूज अभी डायग्राम में दिखेगा थोड़ी देर के बाद। और ये जो चीज है बच्चों हमारा, ये बिल्कुल हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, और इसमें से किसी एक को हटा करके आप वो रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हो, जिसको कि हम लोग R3 बोलेंगे, जो हमारा होता था ना, इसमें हम R3 बोलेंगे। किसी को भी हटा दो, जितना सेलेक्ट करना है उतना सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। एक को हटा देंगे उतना रेजिस्टेंस आ जाएगा, जैसे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में करा था। और ये भी वैसा ही, इसको हटा देंगे तो 100 आ जाएगा, इसको हटा दोगे तो 10 आ जाएगा, इसको हटा दोगे तो 100 आ जाएगा। तो ये सिर्फ कनेक्टेड है, और ये 3 कनेक्टेड है, और ये 3 कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गया। और इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है वैल्यूज, लेकिन मैं लिख देता हूँ। इसका 1 ओम होता है, इसका 2 होता है, इसका भी 2 होता है, मैंने अलग अलग बॉक्स में अलग अलग होता है, लेकिन इसको याद करने की तो जरूरत है नहीं। 10 20 है ना, फिर से 20 होता है, 50, ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है 100 ओम, 200 ओम, ये 200 ओम, ये 500 ओम, ठीक है, ये 1000 ओम, ये आपके लैब में होगा 2000 ओम, 2000 ओम, 5000 ओम, है ना, ये सारे के सारे ओम्स हैं। अब इसमें से आपको कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल आप देख सकते हैं कि टोटल ये सम करेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है R3, दिस इज इक्वल टू 11110 आ जाता है। इतने तक ओम के रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक कनेक्शन होता है जिसमें कि इन्फिनिटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हटा देने से इन्फिनिटी एक नॉब होता है, जिसको हटा दीजिए आप की को, तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस आ जाता है। इन्फिनिटी रेजिस्टेंस का मतलब वहां पे बहुत पतला वायर का रेजिस्टेंस लगाया गया होगा, तो इन्फिनिटी हो गया। तो ये पूरा पार्ट समझ में आ गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का R1 कहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप, इस तीनों में से। R2 यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, R3 यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और R4 आप सर्किट में अननोन लगाओगे, कनेक्ट करोगे। अब कैसे कनेक्ट करोगे ये यहाँ पे देखिए। अब देखिए कि यहाँ पे आपने वो 3 सेलेक्ट कर लिए, वो 3 यहाँ पे हैं, फिर इसी तरह से ये 3 यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपका R1 आएगा, यहाँ से आपका R2 आएगा। जो बीच वाला जो नॉब था, ये वाला इससे आपने इसको अंदर में कनेक्ट करा इसको, और इस पॉइंट से यहाँ पे तो ये पॉइंट दिखाया गया है, चलो, या उल्टा कर दिया है इसने, उल्टा तो नहीं करा, ठीक ठीक है, हाँ बिल्कुल। और इस एंड से जो इसका एंड हो रहा है, ये इस पे हम लोग R3 सेलेक्ट कर रहे हैं, ये R3 हो गया। और R1 और R3 के बीच में हमारा एक अननोन रेजिस्टेंस X हो गया, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज को देखिए फिर समझ में आएगा। और ये हमारा गैल्वेनोमीटर है RG, जो कि ये हमारा सी पॉइंट हो गया, ये हमारा
डी पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ठीक है, और बी सी में हमारा R1 हो गया, बी और सी में हमारा R1 हो गया, यहाँ पे हमारा R2 हो गया, और डी और ए के बीच में बी से हमारा एक बी डैश हो गया, बी और बी डैश तो दोनों एक ही हुआ, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए, तो दैट इज दिस बिकम्स R3, ठीक है। अब R3 देखिए क्या है कि ए और बी के बीच का आप R3 ले रहे हो, यहाँ से यहाँ तक के रेजिस्टेंस को आप R3 ले रहे है ना, यानी कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि R2 लिया हूँ, क्या R2 हमने यहाँ पे ले लिया था, तो उल्टा कर दिया, तो कोई बात नहीं, इसको आप D बना लीजिए, यानी कि मैंने उल्टा ले लिया, R1 R2 यहाँ पे उल्टा लिख दिया था, ये R1 था, ये R2 था, और हम कनेक्शन कर रहे हैं इस पॉइंट से बी से कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं ना, तो बी से ए पे लेके जा रहे हैं, बी से ए पे लेके जा रहे हैं, एक सेकंड आप रुक जाइए, तो बी से हमारा सी चला गया, फिर हमारा डी से सी चला गया, हमारा R2 हो गया, डन। अब डी से जबकि हमारा बी से यहाँ पे R3 आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, और ए से डी, एग्जैक्टली ए से डी मतलब ये जो चीज है यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्स हो गया अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें सिर्फ इसको R1 R2 को उलट दीजिए, ये हमारा R1 कर दीजिए, ये R2 कर दीजिए, बस सही हो जाएगा। देखो फिर से एक बार बताता हूँ, ये हमारा बी से सी के बीच में ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, फिर बी से ए के बीच में यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा R3 हम चूज करने वाले हैं, नॉब को हटा करके इस नॉब को हटा दीजिए या इस नॉब को हटा दीजिए, इसी तरह से यहाँ पे जब आप चूज कर रहे हैं तो इस नॉब को हटा दीजिए या इस नॉब को हटा दीजिए, यहाँ पे यहाँ हटा दीजिए, किसी को भी हटा दीजिए, R3 चूज हो गया, और अननोन रेजिस्टेंस हमने लगा दिया ए और डी के बीच, ये हमारा ये है और डी है, ए और डी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस, और हमने बी के नीचे में एक B1 है जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला और ये वाला, इस दोनों के पीछे से आप गैल्वेनोमीटर को लगा दीजिए, जो कि हमारा कनेक्टेड है ए और सी के बीच में, ए और सी कहाँ गया, ए और सी के बीच में, गैल्वेनोमीटर तो सी और ए के बीच में हमारा है, तो सी तो है, और ए यहाँ से फिर यहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ से ए और सी के बीच में ऐसे, यानी कि ये सी के नीचे एक सी डैश दिख रहा है ना, तो सी के नीचे में सी डैश है, उससे हमने ये सी और ये सी डैश दोनों एक ही है, जस्ट इसके सी के नीचे से गया हुआ है, तो उसको हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया, इसी तरह से हमारा गैल्वेनोमीटर ए से कनेक्ट हुआ है यहाँ से, ठीक है, लेकिन इसने बी से कनेक्ट कर दिया और हमने ए और बी का नाम ही उल्टा ले लिया था, तो कोई बात नहीं, इसको आप ए कर दीजिए, ए से सी बिल्कुल सही है, हमें सी और इससे कनेक्टेड था, ये तो सही है, इसको इसका जो कनेक्शन है सी से सी डैश यानी कि नीचे से, और यहाँ पे इसने बी ले लिया है या यहाँ पे इसके ड्राइंग में गलती होगा, ठीक है ना, बेसिकली इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में यहाँ पे और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होना चाहिए पीछे से, तो ये ए की जगह यहाँ पे इसने बी को दिखा दिया, सी की जगह सी डैश दिखा दिया, इसके नीचे में है और इसी के नीचे में ये गैल्वेनोमीटर जो हमारा कनेक्टेड होता है वो ए से कनेक्टेड होता है, सी से नहीं कनेक्टेड होता है, गलती इसने करा है, ये हमारा ए, ठीक है। तो इसमें जो हमें ध्यान रखना है बच्चों, वो सिर्फ R1 कितना सेलेक्ट हो रहा है, R2 कितना सेलेक्ट हो जा रहा है, और R3 कितना सेलेक्ट कर रहे हो, वो तीनों की वैल्यू गिवन होता है, और अननोन रेजिस्टेंस अपने आप ही निकल जाता है, यानी कि ये सिंपली व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करना है, जबकि गैल्वेनोमीटर से करंट हमारा 0 जाएगा। इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब देखिए कि R1 और R2 तो हमें नोन होता है, जैसे R1 आपने सेलेक्ट करा 10 और R2 सेलेक्ट करा आपने 10, है ना, R1 भी सिलेक्ट कर लिया 10, R2 भी सिलेक्ट कर लिया 10, R3 मान लीजिए आपने सेलेक्ट करा 30, R3 आपने सेलेक्ट कर लिया, ले लो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम, कितना लेते हो 34 ले लीजिए, R3 34 ले लीजिए, 34 अपन एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगा हमारा या 34 भी क्यों लेते हैं, 34 मान लीजिए है ही नहीं तो आप 34 क्यों ले रहे हो, 65 ले लो, 65 भी नहीं लेते हो, हाँ ले लो 65 ले लो, या 60 ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, 60 ले लो, 60 भी नहीं, R3 नहीं, एक ऐसा नंबर लेना चाहिए जो कि हो नहीं, तो 64 ले लेते हैं इसको, चलिए ठीक है, 63 ले लीजिए, तो x की वैल्यू कितना हो गया 63,
अब देखिए आप जो हमारा 63 आया है, अब उसमें हम अगर बिल्कुल x अगर हमारा 63 लिया, और देखिए 63 लिया कि x की वैल्यू, एक्चुअल में x की वैल्यू जो है हमारा 63 पॉइंट, मान लीजिए कुछ ज्यादा है, 75 के अराउंड रेजिस्टेंस है हमारा x एक्चुअल में। ये होना चाहिए कि हमारा इतना रेजिस्टेंस है, लेकिन आपके पास तो रेजिस्टेंस अवेलेबल ही नहीं है। रेजिस्टेंस तो अवेलेबल है 63, क्योंकि आप इसको काउंट करके देखिए, आप एक 2 ले सकते हो, 20 20 40 एक सेलेक्ट कर सकते हो आप, 20 यहाँ से, या 50 सेलेक्ट कर सकते हो, 50 सेलेक्ट कर लीजिए, 10 सेलेक्ट कर लीजिए, 60 हो गया, और 2 और 1 सेलेक्ट कर लीजिए, 3, 63 सेलेक्ट कर लिया आपने। या तो आप 63 सेलेक्ट कर सकते हो या 64 सेलेक्ट कर सकते हो। 64 कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, 50 ये, 10 ये, 60 और 2 और 2 4, 64। या तो आप 64 सेलेक्ट कर सकते हैं या 63 सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपका रेजिस्टेंस कितना है, आपका रेजिस्टेंस है 63.75, है ना, रेजिस्टेंस है हमारा 63.75। अब देखो कि अब x अगर 63.75 है, तो इसका मतलब है ये भी आपका R3 जो है वो भी लेना चाहिए 63.75, लेकिन R3 आप या तो 63 सेलेक्ट कर सकते हो या R3 आप 64 सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो आपको तो ये तो नहीं पता है कि x की वैल्यू कितना है, लेकिन आप जब धीरे 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 करंट गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो करने की कोशिश करोगे ना, तो आप 63 पे पहुंच जाओगे। 63 पे करंट जीरो नहीं होगा, 63 पे करंट कुछ होगा, यानी कि 0.1 एम्पियर का करंट। और अब आप 63 लेंगे, अब आप 63 के बाद क्या लोगे, 63.75 लोगे, तब तो 0 एम्पियर का करंट हो जाएगा। 63.75 लेंगे आप तो, या तो आप 63 लोगे या 64 लोगे। तो 63 लोगे तो आपको एक डायरेक्शन में करंट दिखाई देगा 0.1 एम्पियर का। अब आप आगे बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा, 64 रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स पे अब अगला रेजिस्टेंस 64 है ना। आपको पता चल गया ना कि रेजिस्टेंस बॉक्स पे कैसे रेजिस्टेंस सेलेक्ट करोगे, क्योंकि 64 ही सेलेक्ट कर सकते हो बस। 64 के बाद आप 65 सेलेक्ट कर सकते हो। बताओ तो 65 के बाद क्या सेलेक्ट कर सकते हो, 65 के बाद क्या सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हो 65 के बाद, 66 सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं 66 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 50 10 60 और 5 65 और एक 66 आप सेलेक्ट कर सकते हो। 66 के बाद 67 सेलेक्ट कर सकते हो, 67 के बाद 69 सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, 68 नहीं होगा, फिर उसके बाद 70 सेलेक्ट कर सकते हो। तो हर रेजिस्टेंस आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, कुछ कुछ रेजिस्टेंस आपका बच जा रहा है। तो देखिए, तो दैट मींस अभी गैल्वेनोमीटर से जो करंट दिखाई देगा ना बच्चों, वो करंट कुछ इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, जीरो ना दिखाई देगा, ये जीरो वाला मार्किंग ना मान, जीरो ना दिखाई दे करके इधर का कुछ करंट दिखाई देगा। और आप अगला रेजिस्टेंस 64 सेलेक्ट करोगे तो करंट यहाँ ना होकर के करंट बच्चों इधर आ जाएगा, जितने मैग्नीट्यूड का करंट यहाँ था उतनी मैग्नीट्यूड का करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन जीरो नहीं मिलेगा, है ना, आपको जीरो नहीं मिलेगा। तो आपका यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा कि x जो होगा वो 63 और 64 के बीच में होगा। तो x मस्ट बी इन 63 एंड 64। कैसे पता चला 63 एंड 64 के बीच में होगा, बताओ जरा। क्योंकि 63 पे करंट जीरो से एक डायरेक्शन में था और 64 पे जीरो से दूसरे डायरेक्शन में आया, इसलिए, है ना। 63 पे एक डायरेक्शन में करंट था, जीरो से थोड़ा सा पॉजिटिव था, मान लीजिए पॉजिटिव था, पॉजिटिव मतलब एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, और 64 डायरेक्ट 64 में जाकर के नेगेटिव हो गए। इसका मतलब है बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस जो एक्स है वो 63 और 64 के बीच में लाएगा। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब बोलोगे कि इसका क्या काम है। सबसे पहले आप 10 को सिलेक्ट करोगे, सबसे पहले हम 10 को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम 100 को सिलेक्ट करेंगे, एक पे 10 को ही सिलेक्ट करेंगे, एक पे 100 को लेके जाए। देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 10/100 इज इक्वल टू, अब फिर से आप जीरो करने की कोशिश करोगे ना, अब अगर आप फिर से अब जीरो करने की कोशिश करोगे तो ये बच्चों जीरो नहीं होगा, लेकिन 634 पे जाकर के आपको करंट जीरो दिखाई देगा, जीरो नहीं दिखाई देगा, जीरो के आसपास दिखाई देगा, क्योंकि ये 1/10 हो गया ना, ये 1/10 का रेशियो हो गया। और आप फिर से अगला जो सिलेक्ट कर पाओगे ना वो 634 है ना, अगला सिलेक्ट कर पाओगे 635, और 635 पे फिर से करंट उल्टी डायरेक्शन में होगा उतनी मैग्नीट्यूड का। तो आपको ये चीज हो गया 634, तो x की वैल्यू हो गई, उल्टा मैंने कर दिया हो ना, 1/10 है ना, 1/10 होना चाहिए। तो बच्चों ये 60 ऐसे नहीं हुआ, 10/100 कर दिया ना, 100/10 कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रिवर्स कर दो, एक पे 100 एक पे 10। तो दैट मींस ये रेशियो 10 करने के लिए इसका मतलब x की वैल्यू कितना है बच्चों, x की वैल्यू है 63.4। अब ये से कहां कहां होगा, अब अगला जो वैल्यू है 63.635 है, ये 63.5 आएगा। तो इसका मतलब है देखिए आप 2 डिजिट तक एक्यूरेसी में बढ़ गए, यानी कि आप आपने 63 और 64 के बीच में था तो आपने 63.4 और 63.5 के बीच में ले आए, है ना। मैं इसको बता दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ होगा। 63.75 मैंने बता दिया है, तो इसको कट करके 63.4 और अगला लाते हैं क्या होगा। इसी तरह से आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे 1000 सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे आप 10 ही रखो,
तो इस तरह से बच्चों आपका एक रेजिस्टेंस जो जीरो के आसपास, करंट को जीरो करने की कोशिश करो, तो करंट की जीरो करने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा ये, इससे और बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, कुछ हम लोग 6 3 4 मान लीजिए 8 है। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, आपको गैल्वेनोमीटर बताएगा ना कि जहाँ पे जीरो हो रहा है वो बताएगा। जब आप 1000 और 10 करोगे तो इसका मतलब है कि x तो आपका उतना ही रहेगा, x तो आपका उतना ही है। तो इससे पता चल गया हमारा x 100 है, x कितना होगा 63.48 हो गया। और अगला नल पॉइंटर जीरो के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा वो मान लीजिए 6349 हो जाएगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ, रफली बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ये 63.49 के बीच में होगा। ये प्रिसीजन आ गया, इतनी तक आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन एक आ सकता है, 100 और 1000 लिया है ना, आपको एक 10,000 भी दे देगा, ऐसा पोस्ट बॉक्स दे देगा जिसमें यहाँ पे अगला 3 की जगह 4 होगा, बोलेगा हम कितने प्रिसीजन तक निकाल सकते हैं, है ना। या यहाँ पे चीजें वेरी करवा देगा, देखिए यहाँ की चीजें को वेरी करवा देगा, जिससे आप वो वाला रेजिस्टेंस बना ही नहीं सकते हो। 5-5 का गैप ले लेगा, 5 10 20 25, तो 4 का आप बना नहीं सकते, 3 का आप बना नहीं सकते हो, तो इतने कितने के बीच में होगा, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आप घुमाया जा सकता है। लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें ये कम आता है, एक बार आया था, तो वो आएगा तो बहुत सिंपल ही आएगा, बहुत मुश्किल तो आना नहीं। तो होपफुली ये बात समझ में आ गया होगा। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन भी चाहे तो कर लेते हैं पोस्ट बॉक्स पे। चलिए पोस्ट बॉक्स पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग पोटेंशियोमीटर पे चलते हैं। और पोटेंशियोमीटर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, जेईई मेंस, नीट सभी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आईआईटी एडवांस से भी क्वेश्चन हर साल लगभग आता ही आता है, नहीं हर साल आता है तो अल्टरनेट ईयर पे तो आता ही है। बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आता है। यानी कि इस पूरे इस चैप्टर का, इस सेक्शन का, यानी कि डिवाइस में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में पोटेंशियोमीटर, तो हमें इसको 1 सवा घंटा टाइम देना चाहिए।